जीवन की घटनाओं के लिए वित्त की योजना और बजट बनाना विषय में आपका स्वागत है। दीपा कपड़े की एक छोटी फैक्ट्री चलाती हैं। उनके परिवार में पति और 2 बच्चे हैं। फैक्ट्री से आय होने के बावजूद सही योजना न होने से उन्हें घर के खर्चों का प्रबंधन मुश्किल लगता है। वह फैक्ट्री और घर दोनों के खर्चों को ठीक से चलाना चाहती हैं, लेकिन पैसे के प्रबंधन की जानकारी कम होने से परेशान है। इसलिए वह पहले इसे समझना चाहती है। दीपा अपनी चचेरी बहन निराली से मिलने जाती है। निराली एक हस्तशिल्प का व्यवसाय चलाती है। उसने पिछले साल अपने कारोबार को बढ़ाया है और वित्तीय प्रबंधन में भी काफी निपुण है। वह अपने खर्च, कमाई और टैक्स सब अच्छे से संभालती है। नमस्ते निराली, आप कैसी हैं? नमस्ते दीपा, मैं बढ़िया हूँ। आज अचानक कैसे आना हुआ? निराली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पैसे संभालने में मैं ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हो? जरूर दीपा, मुझे आपके वित्त प्रबंधन में आपकी मदद करना अच्छा लगेगा। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: बचत और खर्चों के प्रबंधन के महत्व को पहचानने में, बजट की योजना बनाने का तरीका प्रदर्शित करने में, हमारे जीवन की घटनाओं के लिए वित्तीय नियोजन के महत्व को पहचानने में, स्मार्ट वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने के महत्व और उन्हें प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करने में। बजट एक योजना है जो आपको अपनी आय के आधार पर पैसा खर्च करने में मदद करती है। यह आपको अपना पैसा नियंत्रित तरीके से खर्च करने और अपनी योजनाओं के अनुसार बचत करने में मदद करता है। बजट दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, अधिक खर्च से बचने, भविष्य की जरूरतों और आपात स्थितियों से बचने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक योजना या बजट बना सकते हैं, जैसे अगले 5 वर्षों के भीतर घर खरीदने के लिए, 40 वर्ष का होने से पहले कोई अन्य अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए, या अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए। बजट आपकी आय और खर्चों पर नजर रखने का एक तरीका है ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप अपनी कमाई से अधिक पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से 5 उद्देश्य हैं जिनके लिए आपको बजट निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह आपको बहुत अधिक खर्च करने से बचने में मदद कर सकता है। यह सेवानिवृत्ति निधि स्थापित करने में मदद कर सकता है। यह आपातकालीन स्थिति के लिए एक फंड बनाने में सहायता करता है। यह आपके खर्च करने के तरीके को पहचानने में आपकी मदद कर सकता है। बजटिंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इस परिवार और उनकी योजनाओं पर नजर डालें। पाठक परिवार में रीमा पाठक, सूरज पाठक और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। रीमा और सूरज दोनों कस्बे में सब्जी और फल की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर के कॉलेज में भेजना चाहते हैं। यदि वे अभी बजट निर्धारित नहीं करेंगे तो क्या वे ऐसा कर पाएंगे? यदि वे बजट निर्धारित नहीं करते हैं तो वे बुद्धिमानी से खर्च करने और पैसे बचाने में सक्षम नहीं होंगे। यदि वे पैसे नहीं बचाते हैं तो वे अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं। और यदि वे अपने खर्चों को सीमित नहीं करते हैं और भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते हैं तो वे किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब है कोई बजट नहीं, कोई बचत नहीं, कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। शर्मा जी 25,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं। वे एक घर खरीदने, अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए भी बचत करने में सक्षम थे।
शर्मा जी ने यह कैसे किया? आइए अब जानें कि शर्मा जी ने अपने खर्चों को कैसे प्रबंधित किया। शर्मा जी 25,000 रुपए कमाते हैं। पानी और बिजली बिल के लिए 2,500 रुपए का बजट निर्धारित किया। खाना और कपड़ों के लिए 8,500 रुपए का बजट निर्धारित किया। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उन्होंने 4,000 रुपए का बजट निर्धारित किया। अंततः वह 10,000 रुपए की बचत करने में सक्षम हो गए। प्रत्येक घर के लिए बजट का होना क्यों महत्वपूर्ण है? बजट रखने से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। बजट इन चीजों को सरल बनाता है। समय पर बिलों का भुगतान करें। आपातकालीन निधि रखें। वाहन या घर के लिए बचत करें। खर्च पर नजर रखें और योजना पर कायम रहें। बजट व्यक्ति को निवेश करने और अपनी बचत बढ़ाने का अवसर देता है। वित्तीय डायरी बनाकर अपने घरेलू बजट को प्रबंधित करना सबसे आसान तरीका है। डायरी मेंटेन करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। हमें प्रत्येक खर्च को व्यय कॉलम में दर्ज करना होगा। यह हमें अपने खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है और हम खर्च का विश्लेषण और मूल्यांकन करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेनदेन रिकॉर्ड करने के बारे में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। परिवार की कुल मासिक आय की गणना करें। बजट श्रेणियां स्थापित करें। प्रत्येक वर्ग को घरेलू खर्च के लिए एक निश्चित राशि दें। तय रकम के अंदर ही खर्च करें। आइए एक उदाहरण लेते हैं। आपके परिवार की कुल मासिक कमाई 30,000 रुपए है। सबसे पहले आपको बजट को भोजन, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा आदि श्रेणियों में बांटना चाहिए। फिर प्रत्येक श्रेणी के लिए एक बजट आवंटित करें, जैसे भोजन श्रेणी के लिए मान लीजिए 7,000 रुपए का बजट निर्धारित करें। एक बार जब आप हर श्रेणी के लिए बजट तय कर लेते हैं, तो आपको उस श्रेणी पर अधिक पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। आपको भोजन पर 7,000 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। आप विवरण रिकॉर्ड करने और फिर उसका मिलान करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। एक पेज पर सभी खर्चे लिखें। दूसरे पेज पर आय के सभी स्रोत लिखें। महीने के अंत में कुल आय और कुल व्यय की गणना करें। अब कुल आमदनी में से कुल खर्च घटा दें। जांचें कि क्या आपके पास बचत है या आप कर्ज में हैं। हमेशा महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए पैसे अलग रखें और तय सीमा के भीतर ही खर्च करने का प्रयास करें। ये असल में आपके जिंदगी की बड़ी बड़ी चीजों के लिए पहले से योजना बनाने और तैयारी करने के बारे में होता है, जैसे कि शादी, घर खरीदना, निवृत्ति। अब समझते हैं कि जिंदगी की बड़ी घटनाओं के लिए पैसों की योजना कैसे बनानी चाहिए। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं। अब इस पैसे को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 50 रुपए जरूरी खर्च के लिए, जैसे खाना और कपड़े। 30 रुपए चाहतों के लिए, जैसे तोहफा और मेकअप। और 20 रुपए बचत या निवेश के लिए, जो इमरजेंसी या किसी बड़े सपने के काम आ सके। ऐसे करने से एक निश्चित राशि जमा हो जाती है। जीवन की घटनाओं के लिए वित्तीय नियोजन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। बचाना। भविष्य के खर्चों और आपात स्थितियों के लिए पैसे बचाएं। शेयर करना। एक साथ लाभ के लिए दूसरों के साथ साझा करें। खर्च करना। अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करें, ताकि आपके पास हमेशा वह हो जो आपको चाहिए। निवेश करना। अपने पैसे को भविष्य के लिए बढ़ाएं। भविष्य के खर्चों और आपात स्थितियों, जैसे आपके बच्चे के लिए शिक्षा, अपना घर,
चिकित्सा आपात स्थिति और अन्य आकस्मिकताओं के लिए पैसे बचाएं। अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलकर बचत करें और उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटें। एक दूसरे की मदद करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाएं। एक साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू करें। आपको बढ़ती कीमतों और अन्य कारकों को दूर करने के लिए निवेश करना चाहिए। आप 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। आप सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाओं में भी निवेश कर सकते हैं, जो आपकी और आपके बच्चों के भविष्य में मदद करती हैं। अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करें, ताकि आपके पास हमेशा वह हो जो आपको चाहिए। किराने, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और किसी भी अन्य खर्चों के लिए मासिक बजट बनाएं, जिसकी आपको एक महीने में खर्च करने के लिए दैनिक आवश्यकता होती है। आप विभिन्न अवसरों और त्योहारों पर खर्च करना पसंद कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करें। ठीक है, मैं हमारे जीवन में योजना के महत्व को समझ गई। बढ़िया, लेकिन हमें स्मार्ट लक्ष्य भी निर्धारित करने होंगे। स्मार्ट लक्ष्य क्या है? हमें स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है? स्मार्ट का मतलब है एस का मतलब स्पेसिफिक या विशिष्ट, एम का मतलब मेसुरेबल या मापने योग्य, अ का मतलब अटेनेबल या प्राप्त करने योग्य, आर का मतलब रिलेवेंट या प्रासंगिक, और टी का मतलब टाइम बाउंड या समयबद्ध है। अब सवाल यह उठता है कि हमें स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है? हमें निम्नलिखित के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। घर खरीदने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर विचार कर सकते हैं, जो 6.50% प्रति वर्ष ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करती है। वाहन खरीदने के लिए, अगर आपको आवश्यकता हो, अन्यथा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। शिक्षा शुल्क का भुगतान करने और भविष्य की शिक्षा योजनाओं के लिए बचत करने के लिए। हमें अपने बुढ़ापे और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने की भी आवश्यकता है। स्पेसिफिक, यहाँ आपको अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में स्पष्ट और विशिष्ट होना होगा। उदाहरण के लिए, आप एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक बार में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सब कुछ सोचने की बजाय अपने मुख्य लक्ष्य का फैसला करें। गणना करें कि यदि आप ऋण पर घर खरीदते हैं, तो आप कितनी ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। घर पर निवेश हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है, लेकिन आपको यह योजना बनानी चाहिए कि कब खरीदना है और ईएमआई का बोझ आपको कितना उपलब्ध है। एक बार जब आप अपना विश्लेषण कर लेते हैं, तो कुछ बैंकों से मिले जो कम ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान करते हैं। ईएमआई भुगतान विधि और कमाई करने की अपनी क्षमता को समझने के बाद अपने उपलब्ध बजट के भीतर घर की तलाश शुरू करें। मेजरेबल, यहाँ लक्ष्य पूर्व नियोजित होना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे आवर्ती जमा करें। ऋण पर ज्यादा निर्भर न रहें। उदाहरण के लिए, आप एक घर खरीदना चाहते हैं। घर खरीदने की योजना आपकी मासिक कमाई के अनुसार होनी चाहिए। सबसे पहले, अपनी कमाई का एक हिस्सा दैनिक जरूरतों के लिए अलग करें। फिर, गणना करें कि आप ऋण पर घर खरीदने के लिए महीने के अंत में कितनी बचत करते हैं। अटेनेबल, आपको एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आपने 20,000 रुपये की मासिक बचत का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन आपकी मासिक आय 30,000 रुपये है, आपके घर का किराया 8,000 रुपये है और बिजली की लागत लगभग 1,500 रुपये है। तो
आपके लिए 500 रुपए के साथ जीवित रहना और 20,000 रुपए बचाना कैसे संभव है? इसलिए आपको यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। रिलेवेंट। आपके लक्ष्यों को आपको अपने आदर्शों, आकांक्षाओं और इच्छाओं के प्रति मार्गदर्शन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप एक घर के लिए बचत कर रहे हैं। यह लक्ष्य मायने रखता है क्योंकि यह आपकी जीवन योजनाओं का हिस्सा है। अब सेवानिवृत्ति के लिए बचत के बारे में सोचें, अलग लेकिन फिर भी प्रासंगिक। यह आपके जीवन के लक्ष्यों में पहेली के टुकड़ों को फिट करने जैसा है। टाइम बाउंड। आपका लक्ष्य समयबद्ध होना चाहिए क्योंकि आपके खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। उदाहरण के लिए, आपके बच्चे की स्कूल फीस, आपके माता-पिता की दवा की लागत, अप्रत्याशित आकस्मिकताएं आदि। इसलिए लंबी समय अवधि के लिए योजना बनाएं। रवि की उम्र 35 वर्ष है और वह 40,000 रुपये प्रति माह कमाता है। उसके परिवार में पत्नी, माता-पिता और 2 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। अगले 2 वर्षों में शिक्षा पर खर्च संभावित है। उसके माता-पिता की चिकित्सा जरूरतों के लिए भी बचत महत्वपूर्ण है। उसके 30 लाख रुपए के घर पर 13,000 रुपए का मासिक आवास ऋण, होम लोन है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 27,000 रुपए बचते हैं। धन्यवाद।